अस्सलाम वालेकुम जुडिशल एस्पिरेंट्स। आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे रिमांड के टॉपिक को। रिमांड क्या है? जब भी कोई मुलज़िम के ख़िलाफ़ एफआईआर होती है तो अगर वो अरेस्ट हो जाता है तो पुलिस उसे 24 घंटों के अंदर मजिस्ट्रेट को पेश करती है, एरिया मजिस्ट्रेट को। एरिया मजिस्ट्रेट को पुलिस ये रिक्वेस्ट करती है कि चूँकि 24 घंटे एक दिन में एक इन्वेस्टिगेशन कंप्लीट करना मुश्किल था, कम मुमकिन नहीं था, तो फर्दर रिमांड दिया जाए। ठीक है, तो फिर वो कोर्ट को अगर मुनासिब लगता है तो रिमांड दे देती है। ठीक है, अब जो हमारी पीपीसी में ऑफेंसेस हैं या जैसे सीएनए से हैं, उसमें आपका रिमांड 14 दिनों का होता है, मैक्सिमम 15 दिन का। 24 घंटे फर्स्ट वाले, उसके बाद फर्दर 14 डेज़, टोटल 15 दिन का डिमांड बनता है। ठीक है, उसके अलावा जो नैब लाज हैं या एंटी टेररिज्म एक्ट है, उसमें आपका रिमांड 90 डेज़ का है। ठीक है, पर्पज़ डिमांड का पर्पज़ क्या है? रिमांड का पर्पज़ ये है कि फॉर रिकवरी, एक तो रिकवरी करने के लिए, या फॉर दी कलेक्शन ऑफ एविडेंस कलेक्ट करना होता है। जो रिमांड का आर्डर है, रिमांड का आर्डर रिवाइजेबल है। ठीक है, कोई भी अग्रीव्ड पार्टी रिमांड के आर्डर से जो पार्टी अग्रीव्ड होती है वो रिवीजन फाइल कर सकती है बिफोर सेशन जज। ठीक है, और सेशन जज इसको सो मोटो भी कर सकता है। जब भी कोई रिमांड ग्रांट करता है मजिस्ट्रेट, तो उसकी रिमांड की कापी एक सेशन जज को भी फॉरवर्ड की जाती है। ठीक हो गया। अब मेरी जो वीडियोज़ होती हैं, इसका मकसद यही होता है कि हाउ टू रीड अ बेयर एक्ट। मेरी कोशिश होती है कि मैं जितनी हो सके अपने मतलब जुडिशल एस्पिरेंट्स को ये बताया जाए कि हमने बेयर एक्ट को पढ़ना कैसे है। ठीक है, अब हम इसको बेयर एक्ट को पढ़ते हैं, बेयर एक्ट की वर्डिंग को पढ़ते हैं और उसको समझते हैं। ठीक है, इसमें 61 जो है, पर्सन अरेस्टेड नॉट बी डिटेन मोर दैन 24 आवर्स। इससे हमें लगता है कि जो भी पर्सन जिसको अरेस्ट किया गया है उसको 24 घंटे से ज़्यादा डिटेन नहीं किया जा सकता। ठीक है, इसका मतलब यह है कि जो भी पर्सन अरेस्ट होगा उसको 24 घंटे के अंदर मजिस्ट्रेट के पास पेश किया जाता है। इसमें कहा जाता है कि नो पुलिस ऑफिसर शैल डिटेन इन कस्टडी अ पर्सन अरेस्टेड विदाउट वारंट। मतलब विदाउट वारंट मतलब कॉग्निजेबल ऑफेंस में, फॉर अ लॉन्गर पीरियड दैन 24 आवर्स एक्सक्लूसिव ऑफ टाइम फॉर जर्नी फॉर द प्ले फ्राम द प्लेस ऑफ अरेस्ट टू मजिस्ट्रेट कोर्ट्स। अब वो 24 घंटे के अंदर उसको मुलज़िम को पेश किया जाएगा कोर्ट में। उसमें आपका जर्नी का टाइम एक्सक्लूड होगा। फॉर एग्जाम्पल, मुलज़िम अरेस्ट होता है मुल्तान में और उसको पेश करना है लाहौर की अदालत में, तो लाहौर से मुल्तान तकरीबन 4 घंटे का फासला है, तो वो 4 घंटे का फासला एक्सक्लूड किया जाएगा। ठीक हो गया। आगे है जी आपका 167। उसमें प्रोसीजर वेयर व्हेन इन्वेस्टिगेशन कैन नॉट बी कम्प्लीटेड इन 24 आवर्स। अगर 24 आवर्स में आपकी इन्वेस्टिगेशन कंप्लीट नहीं होती, दैन उस सूरत में क्या होगा? व्हेन एवर एनी पर्सन इज अरेस्टेड और डिटेन, इट अपेयर द इन्वेस्टिगेशन कैन नॉट बी कम्प्लीटेड विद इन पीरियड ऑफ 24 आवर्स 6/61। अब ये इसमें बताया जाए कि एक पर्सन अरेस्ट हुआ, ठीक है, उसकी इन्वेस्टिगेशन 24 घंटों में कंप्लीट नहीं हो सकती। जैसा कि मर्डर केसेस में 24 घंटों में इन्वेस्टिगेशन कंप्लीट करना मुश्किल क्या नामुमकिन होता है। ठीक है, एंड देयर आर द ग्राउंड्स फॉर बिलीविंग दैट द एक्यूजेशन और इंफॉर्मेशन इज़ वेल फाउंडेड। इसका मतलब ये है कि ये ग्राउंड की रिमांड की ग्राउंड है। जब भी हम रिमांड कंटेस्ट करते हैं तो हम यही कहते हैं कि इसकी एक्विजिशन एंड इंफॉर्मेशन वेल फाउंडेड है। एक्विजिशन वेल फाउंडेड है मतलब ये सर दस्त लगता है कि ये इस मुलज़िम ने ऑफेंस कमिट की है। ठीक है, ये ग्राउंड है कि इंफॉर्मेशन एंड एक्विजिशन इज़ वेल फाउंडेड। The officer in charge of police station or police officer making investigation, if he is not below the rank of sub inspector, shall forthwith
transmit to the nearest magistrate a copy of entries in diary here and after prescribed relating to the case, and shall the same time forward the accused to magistrate टू सच मजिस्ट्रेट। अब इसमें बताया गया है कि एक तो फर्स्ट ऑफ ऑल इन्वेस्टिगेशन 24 घंटों में कंप्लीट नहीं हो सकती, और उसकी एक्विजिशन जो वेल फाउंडेड है, तो इस सूरत में एसएचओ या आईओ या इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर या एसएचओ या इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर जिनका जो सब इंस्पेक्टर के रैंक से कम ना हो, वो पेश करेंगे एक रिपोर्ट को जिसमें डायरी इंट्रीज होंगी, ज़िमनी वगैरह जो लिखी होती हैं, पुलिस से हम पुलिस फाइल करते हैं, पुलिस फाइल और मजिस्ट्रेट और मुलजिम को उस नियरेस्ट मजिस्ट्रेट के बिफोर पेश किया जाएगा। ये 167 सब सेक्शन 1। अब सब सेक्शन 2, मजिस्ट्रेट टू होम पर्सन इज फॉरवर्डेड अंडर दिस सेक्शन may, whether he has jurisdiction, he has or not, has not jurisdiction to try the case, from time to time authorize the detention of the accused in custody as such magistrate thinks fit for the term exceeding 15 not exceeding 15 days. Such magistrate think fit फॉर द टर्म नॉट एक्सीडिंग 15 डेज़, मतलब 15 दिन से ज़्यादा नहीं, इन होल मैक्सिमम 15 दिन से ज़्यादा नहीं। अब यहाँ पे बात कर रहे हैं कि जब भी मजिस्ट्रेट उस मुलज़म को पेश किया जाएगा मजिस्ट्रेट के पास, वो नो मैटर कि उसकी जुरिस्डिक्शन बनती है या नहीं बनती, ठीक है, वो मैक्सिमम 15 दिन से ज़्यादा का रिमांड नहीं दे सकता, ठीक है। अब फर्दर उस पर बात करें कि इफ़ ही हैज़ नॉट जुरिस्डिक्शन टू ट्राई द केस send it for trial and consider further detention is necessary he may order the accused forward to magistrate having such jurisdiction। अब एक मजिस्ट्रेट जिसके पास जुरिस्डिक्शन नहीं थी केस ट्राई करने की, तो वो रिमांड दे के अगर उसको लगता है कि इस फर्दर रिमांड ज़रूरी नहीं है, तो वो उस मुलज़म को उस मजिस्ट्रेट के पास पेश किया जाएगा, जो कर दिया जाएगा जो ट्रायल कर सकता है, जो इसकी जुरिस्डिक्शन है ट्राई करने की, केस ट्राई करने की, ठीक है। अब इसकी प्रोवाइजो में बताया जा रहा है कि प्रोवाइडेड एट नो मजिस्ट्रेट ऑफ थर्ड क्लास एंड नो मजिस्ट्रेट ऑफ सेकेंड क्लास specifically empowered in this behalf by the provincial government shall authorize detention in the custody of police। अब यहाँ पे प्रोवाइजो में बताया गया मजिस्ट्रेट थर्ड क्लास रिमांड नहीं दे सकता, और मजिस्ट्रेट सेकंड क्लास वो भी रिमांड नहीं दे सकता। हाँ, अगर मजिस्ट्रेट सेकंड क्लास को प्रोविंशियल गवर्नमेंट अथराइज कर दे तो फिर रिमांड दे सकता है। इसमें 167 सब सेक्शन 3 मजिस्ट्रेट अथराइजिंग अंडर दिस सेक्शन detention in the custody of police officer shall record his reason for doing so। वो इसमें बताया कि अगर मजिस्ट्रेट अगर डिटेंशन देता है, पुलिस कस्टडी में देता है, मतलब रिमांड करता है पुलिस को, तो उसकी रीज़न रिकॉर्ड करेगा। इसमें ए मजिस्ट्रेट अथोराइजिंग अंडर दिस सेक्शन detention in the custody of police shall record his reason for so doing। अब अगर मजिस्ट्रेट कोई रिमांड देता है तो वो अपनी रीज़न रिकॉर्ड करेगा। 4 The magistrate giving such order shall forward a copy of order with his reason for making it टू सेशन जज। अब जब वो रिमांड ग्रांट करेगा मजिस्ट्रेट, तो वो एक कॉपी सेशन जज को भी फॉरवर्ड करेगा। 5 में नॉट स्टैंडिंग एनीथिंग कंटेन इन सेक्शन 60-61 आर हेयर एंड आफ्टर एयर एंड बिफोर टू द कंट्रेरी वेयर एक्यूज फॉरवर्ड अंडर सब सेक्शन 2 इज फीमेल द magistrate shall not except in cases involving कत्ल and डकैती, एक कत्ल और एक डकैती, supported by the reason and recorded
in writing authorize the detention of accused in police custody, and police officer making investigation shall interrogate the accused referred to in subsection 1 in the person in presence in the prison in presence of officer of jail and female police officer। अब यहाँ पे बात हो रही है 5 में 167 में कि जब भी एक फ़ीमेल को पेश किया जाएगा रिमांड के लिए तो उसका रिमांड नहीं दिया जाएगा, फ़ीमेल का रिमांड नहीं होता एक्सेप्ट इन केसेस ऑफ कत्ल एंड डकैती और कत्ल के केसेस के अलावा किसी भी केस में वुमेंस का फिजिकल रिमांड नहीं होता। आगे आपका 6 पुलिस ऑफिसर इंचार्ज of prison shall make appropriate arrangement for the admission of investigating officer into the prison for the purpose of interrogating the accused। अब जो जेल सुप्रीडेंट होता है वो मैनेजमेंट करता है अगर कोई इंटरोगेशन करनी हो आईओ ने इन प्रिजन। उसके बाद 7 में बताया गया इफ़ फॉर द पर्पज ऑफ इन्वेस्टिगेशन it is necessary that the accused referred in subsection 1 shall be taken out of prison। अगर जहाँ पे मुनासिब मतलब ज़रूरी हो, ठीक है, कि आपका अक्यूज़ को प्रिजन से बाहर भेजा जाए, दी ऑफिसर इंचार्ज ऑफ पुलिस स्टेशन और द पुलिस ऑफिसर मेकिंग इन्वेस्टिगेशन नॉट बिलो द रैंक ऑफ सब इंस्पेक्टर शैल अप्लाई टू मजिस्ट्रेट इन दिस बिहाफ एंड मजिस्ट्रेट मे फॉर रिकॉर्डिंग the reason recorded in writing permit the accused to taken out of prison in company of female police officer appointed by magistrate। अब आईओ को या एसएचओ को लगता है कि अक्यूज़ को प्रिजन से बाहर लिया जाए कि फाइल रिकवरी के लिए या इन्वेस्टिगेशन के लिए या उसके कोई मेडिकल टेस्ट के लिए कोई बाहर भेजना है, तो वो मजिस्ट्रेट को अप्लाई करेंगे आईओ या एसएचओ, ठीक है। एसएचओ फिर ऑर्डर देगा तो फिर वो उस फीमेल पुलिस ऑफिसर की कंपनी में उसको बाहर भेजा जाएगा, उस वुमेन अक्यूज़्ड को, ठीक है। उसके बाद ये प्रोवाइज़ो में ये बताया गया है कि उस फीमेल को बिफोर सनसेट एंड सनराइज़, बिटवीन सनसेट एंड सनराइज़ मतलब रात मगरिब के बाद और फजर से पहले, मतलब रात के वक्त बाहर नहीं भेजा जाएगा, ठीक हो गया। ये था हमारा रिमांड। उसके बाद जो जुडिशल रिमांड है वो 344 में डिस्कस किया गया है। 344 में ये डिस्कस किया गया कि अगर एक दफ़ा अक्यूज़ जुडिशल हो गया है, रिमांड नहीं हुआ, जुडिशल हो गया, जुडिशल के बाद पुलिस को फर्दर इन्वेस्टिगेशन के लिए चाहिए है वो मुलज़िम, ठीक है, तो पुलिस मजिस्ट्रेट को अप्लाई कर सकती है जुडिशल कस्टडी के लिए, जुडिशल फॉर इन्वेस्टिगेशन के लिए मज़ीद रिमांड चाहिए है किसी मुलज़िम का, तो मजिस्ट्रेट को अप्लाई करेगी। मजिस्ट्रेट उस अगर कोई सफिशेंट रीज़न देती है पुलिस तो उनको रिमांड दे सकता है। जो जुडिशल रिमांड होता है वो नाइट टाइम नहीं होता, मतलब अब बिफोर सनसेट एंड सनराइज़ नहीं होगा, बिटवीन सनसेट एंड सनराइज़ नहीं होगा रिमांड, ठीक है। ये रिमांड है। रिमांड की कुछ गाइडलाइन, रिमांड के लिए जो मेन इम्पोर्टेंट साइटेशन है वो है गुलाम सरवर केस। उसमें सारा कुछ डिटेल के साथ 15 एक पॉइंट्स बताए गए हैं कि उनको हमने फॉलो करना है, ठीक है। उसमें एक ये है कि रिमांड की एक कापी सेशन जज को भेजी जाएगी। उसके बाद जब भी रिमांड करेगा मजिस्ट्रेट तो उसके लिए अपनी रीजंस रिकॉर्ड करेगा, ठीक हो गया। एक उसके बाद एक और भी ये है कि जब भी मजिस्ट्रेट ने रिमांड करना है तो उस रिमांड ग्रांट करने से पहले उसने पुलिस फाइल लाजमी पढ़नी है, ठीक है। उसके बाद अगर रिमांड चालान सबमिट नहीं होता, कोई 2 महीने के अंदर चालान सबमिट नहीं होता, तो मजिस्ट्रेट ने वो रिपोर्ट करना होता है सेशन जज को और एसपी को, ठीक है। ये था आज का हमारा रिमांड का लेक्चर। थैंक्स फॉर वाचिंग माय वीडियो।
मेरी इस वीडियो को लाइक शेयर एंड कमेंट लाजमी करें। जो भी आप नेक्स्ट टॉपिक पे अगर आप लेक्चर कोई चाहते हैं तो आप कमेंट में करें, मैं नेक्स्ट वो लेक्चर उस टॉपिक पे ज़रूर डिलीवर करूँगा। एंड काइंडली मेरा ये चैनल जिनात जुडिशल अकेडमी सब्सक्राइब कर लें। थैंक यू सो मच।